मुगल भारत की दुनिया असल में थी कैसी? मतलब महलों, मस्जिदों और बादशाहों से हटकर जमीनी हकीकत क्या थी? उस विशाल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज आखिर चलता कैसे था? चलिए आज इसी को समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से। 85%। 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत की करीब 85% आबादी गांवों में रहती थी। सोचिए जरा, इसका सीधा सा मतलब यह है कि सब कुछ, बादशाहों की दौलत से लेकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक, पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर था। तो इस खेती किसानी पर टिकी दुनिया के 3 मुख्य किरदार थे। एक किसान जो जमीन पर पसीना बहाता था, दूसरा जमींदार जिसके पास जमीन की ताकत थी, और तीसरा राज्य यानी खुद मुगल सल्तनत जो इस पूरे सिस्टम को ऊपर से कंट्रोल करती थी। इन्हीं तीनों के बीच के रिश्ते, चाहे वो सहयोग के हों या फिर टकराव के, उसी ने उस पूरे युग को बनाया। आज हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले गांव की दुनिया में चलेंगे, फिर किसान और उसके समुदाय को समझेंगे, उसके बाद जमींदार और राज्य की भूमिका देखेंगे, और आखिर में जानेंगे कि ये दुनिया स्थिर नहीं थी बल्कि बदल भी रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, गांव की दुनिया। हमारी कहानी इस समाज की बुनियाद से शुरू होती है, यानी गांव से, जहां हर चीज जमीन और फसल से ही तय होती थी। तो पहली बात, सारे किसान एक जैसे नहीं थे। मोटे तौर पर 2 तरह के किसान थे। एक थे खुद काश्त, ये वो किसान थे जो अपने ही गांव में अपनी ही जमीन पर खेती करते थे, और दूसरे थे पाही काश्त, जो बाहर से आकर किसी दूसरे गांव में कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करते थे। शायद इसलिए क्योंकि वहां टैक्स की शर्तें बेहतर थीं, या फिर किसी मजबूरी के चलते। अच्छा, किसानों की जो टेक्नोलॉजी थी वो भले ही आज के हिसाब से सिंपल लगे, लेकिन बहुत असरदार थी। सब कुछ जानवरों की ताकत और इंसानी मेहनत पर टिका था, जैसे लकड़ी का हल, बैलों से चलने वाली बीज बोने की मशीन और हाथ के छोटे मोटे औजार। और हाँ, ये किसान आबादी कोई एक जगह टिकी नहीं रहती थी। इनमें काफी गतिशीलता थी। जैसा कि पहले मुगल बादशाह बाबर ने खुद बाबरनामा में लिखा है, हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव एक पल में वीरान हो जाते हैं और अगले ही पल बस भी जाते हैं। और खेती में वैरायटी क्या कमाल की थी। एक मिसाल देखिए, आईने अकबरी में लिखा है कि अकेले आगरा के सूबे में ही 2 मुख्य फसली मौसमों में 39 अलग अलग तरह की फसलें उड़ाई जाती थीं। देखिए, खेती सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होती थी, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी था। जिनसे कामिल या उत्तम फसलें जैसे कपास और गन्ना, ये असल में कैश क्रॉप्स थीं। मुगल राज्य खुद चाहता था कि किसान इन्हें उगाएं, क्योंकि जितना ज्यादा मुनाफा उतना ही ज्यादा रेवेन्यू सरकार के खजाने में आएगा। दूसरा हिस्सा, किसान और समुदाय। चलिए अब एक अकेले किसान से हटकर उस सामाजिक ताने बाने को देखते हैं जो पूरे गांव को एक साथ जोड़े रखता था। हर गांव की अपनी एक तरह की सरकार होती थी, पंचायत। ये गांव के बड़े बुजुर्गों की एक काउंसिल थी, जिसका मुखिया होता था मुकद्दम या मंडल। पंचायत गांव के सारे काम देखती थी, गांव का खजाना संभालना, ये पक्का करना कि सब जाति के नियमों का पालन करें, और आपस के झगड़ों को सुलझाना। एक तरह से गांव का अपना ही छोटा मोटा कोर्ट कचहरी सब यही थी। और इस पूरी कहानी में महिलाओं का रोल बहुत जरूरी था, जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं। वो खेतों में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी, बुआई हो, कटाई हो, हर काम में। और सिर्फ इतना ही नहीं, सूत कातने और कढ़ाई जैसे दस्तकारी के कामों में तो उनका ही दबदबा था। तीसरा हिस्सा, जमींदार और राज्य। ठीक है, तो अब गांव और किसान की बात हो गई। अब इस पिरामिड में एक लेवल ऊपर चलते हैं, जहां बैठे थे जमींदार और खुद मुगल सल्तनत। तो ये जमींदार, किसान और राज्य के बीच एक बहुत पावरफुल कड़ी थे। इनकी ताकत आती कहां से थी? एक तो उनकी अपनी विशाल जमीनों से, जिसे मिल्कियत कहते थे। दूसरा, उन्हें राज्य की तरफ से टैक्स वसूलने का अधिकार मिला हुआ था। और तीसरा, उनकी अपनी प्राइवेट आर्मी होती थी, जिसमें घुड़सवार, पैदल सैनिक, यहां तक कि तोपें भी होती थीं। और इस पूरे पिरामिड के टॉप पर कौन था? मुगल राज्य। उनके लिए गांव का मतलब था एक चीज, पैसा, यानी भू राजस्व, क्योंकि यही लैंड रेवेन्यू तो पूरे साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ था। और इस कंट्रोल की सोच का सबसे बड़ा सबूत है आईने अकबरी। ये अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने तैयार की थी। ये एक तरह से उस पूरे साम्राज्य का डिटेल्ड डेटाबेस था। प्रशासन कैसा है, रेवेन्यू कितना है, समाज कैसा है, सब कुछ। सीधी सी बात है,
जिस चीज को कंट्रोल करना है पहले उसे नापना तो पड़ेगा ना। देखिए, यह सिस्टम कितना डिटेल्ड था। जमीन को उसकी उपजाऊ शक्ति के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। पोलज, जिस पर हर साल खेती होती थी। परौती, जिसे कुछ वक्त के लिए खाली छोड़ा जाता था। चचर, जो 3-4 साल खाली रहती थी। और बंजर, जिस पर 5 साल से ज्यादा खेती नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए ताकि टैक्स का हिसाब किताब सही और फेयर तरीके से हो सके। तो ये रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम कैसे काम करता था? इसके 2 सिंपल स्टेप्स थे। पहला, जमा, मतलब सरकार ने तय किया कि इतना टैक्स लेना है। और दूसरा, हासिल, मतलब असल में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। कभी-कभी ये जमा से कम भी होता था क्योंकि बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया। ये शाही खजाने का सबसे जरूरी मैकेनिज्म था। चौथा और आखिरी हिस्सा, एक बदलती दुनिया। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं। ये जो गांव की दुनिया थी ना, ये कोई अलग थलग टापू नहीं थी। ये दुनिया भर के व्यापार और फाइनेंस के नेटवर्क से गहराई से जुड़ी हुई थी। इंडिया के खेतों और कारखानों में जो कुछ भी बनता था उसकी डिमांड पूरी दुनिया में थी। मुगल साम्राज्य एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था जो चीन, ईरान, तुर्की और यूरोप को जमीन और समंदर दोनों रास्तों से जोड़ता था। उस समय के एक इटालियन ट्रैवलर जियोवानी करेरी ने क्या खूब कहा था। उसने लिखा, पूरी दुनिया में घूमने वाला सारा सोना और चांदी आखिरकार यहीं आ जाता है। तो सवाल यह है कि इतना सोना चांदी आ कहां से रहा था? इसका एक बहुत बड़ा सोर्स था अमेरिका, यानी नई दुनिया। वहां से जो बेहिसाब चांदी आ रही थी उसका इस्तेमाल भारतीय सामान खरीदने के लिए होता था। और इसी चांदी के भाव ने मुगल अर्थव्यवस्था में एक तरह से जान फूंक दी। साम्राज्य के लिए सिक्के ढालना और कैश में टैक्स वसूलना आसान हो गया। इससे यह साफ है कि मुगल इकोनॉमी में पैसा कई जगहों से आ रहा था, जिससे वर्ल्ड ट्रेड में उसकी अहमियत और बढ़ गई। जैसा कि हम देख सकते हैं, अमेरिका से आने वाली चांदी एक बहुत बड़ा हिस्सा थी, पर सिर्फ अकेली नहीं थी। यूरोप और जापान से भी चांदी आ रही थी और साथ ही हिंद महासागर और सेंट्रल एशिया की ट्रेड से भी भारी दौलत भारत पहुंच रही थी। तो ये जो पूरा जटिल, विशाल और अमीर सिस्टम था, यही मुगल साम्राज्य की असली बुनियाद थी। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इस मजबूत दिख रही बुनियाद में कहीं कोई दरारें भी थी? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं।